हेलो दोस्तों, आज पुनः हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 4 को पढ़ेंगे और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए वैसे लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो हो ही जाता है, तो इसे मैंने दो भाग में बांटा है। पार्ट 4 को पार्ट 4 के आधे की चर्चा हम लोग आज करेंगे और शेष आधे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आप ये देखेंगे कि हल्कू मैंगो ग्रोव में जाता है, पत्तियां इकट्ठा करता है, आग लहकाता है और आग लहकाने के बाद क्या होता है, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है, हल्कू तरोताजा हो जाता है, उसके नसों में जैसे मानो खून उबलने लगता है, उनका मनोबल तेज हो जाता है। वो आग को यहाँ तक कि लांघ लेता है और अपने मित्रवत कुत्ता जबड़ा को भी ये कहता है कि तुम भी आग को फान जाओ। और वहीं दूसरी तरफ फिर क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती है और पुनः हल्कू को ठंड सताने लगती है। और ठंड ही नहीं सताता है, हल्कू को नींद आ जाता है और फिर भयंकर ठंड के कारण वो उस गर्म वातावरण में जहां वो आग लगाया था वहीं पे आलसी पूर्ण तरीके से लेट जाता है, सो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है आगे खेत में जाकर के फसलों को देखने की, और नौबत यह होता है कि उसका फसल पूरी तरह से जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 की शेष वाक्यांशों को, शेष हिस्से की चर्चा करें, है ना। जनवरी नाइट, पूस की रात, पार्ट 4, प्रेमचंद धनपत राय, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था, है ना। द लिव्स बर्न अप। हल्कू जो भी पत्तियां इकट्ठा किया था वो सारे क्या हो चुके थे, जल चुके थे, खत्म हो चुके थे। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, और फिर मैंगो ग्रोव में पूर्णतः अंधेरा फैल चुका था, है ना। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। अंडर द एसेस, और जो पत्तियां जल चुकी थी उस राख के नीचे, राख के भीतर, अंडर द एसेस अ फ्यू इम्बर्स स्मॉल्डर्ड, कुछ जो अंगीठी थी, इम्बर्स थे, वे बिना ज्वलन के, बिना तेजी से नहीं बल्कि वो धीरे धीरे उसमें आग पकड़ी हुई थी। Under the ashes, a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, और जब एक हवा का झोंका वहां से गुजरता है तब क्या होता है, they stirred up briefly, उनमें क्या होती है, तेजी हो जाती है, वे जोर से जलने लगते हैं, तेजी से जलने लगते हैं। Then flickered out again, और फिर क्या होता है, तब जहां वे शांत पड़ चुके थे, अंगीठी सिर्फ था, वहीं पे तेज हवा के झोंके के संपर्क से वे पुनः जलने लगते हैं और थोड़ी सी आग ऊपर उठती है, धधकने लगती है। हल्कू wrapped himself up in his shawl again, जहां आप पीछे की चर्चा में ये जाना कि पूरा हल्कू अपना चादर समेट करके पीछे रख चुका था, वहीं इस समय क्या होता है कि हल्कू को पुनः अपना चादर ओढ़ना पड़ता है, उसे चादर लपेटने पड़ते हैं क्योंकि ठंड पुनः उसे सताने लगी थी आग के बूझ जाने से। So Halku wrapped himself up in his shawl again
and sat by the warm ashes humming a tune. हल्कू पुनः अपना चादर लपेट लेता है और कुछ गुनगुनाते हुए वो गर्म राख के पास बैठ जाता है. The fire had warmed him through. आग से तो उसे गर्मी लगने लगी थी, वो गर्म हो चुका था, लेकिन as the cold began to spread, he felt drowsy. जैसे ही ठंडा बढ़ने लगा, ठंडक उसे महसूस होने लगा, वैसे ही पुनः एक बार जब वो पूरा चादर हटा करके आग को लांग चुका था, वो चुनौती दे रहा था ठंड को कि आओ और तुम में काबिलियत है, तुम में हिम्मत है, तुम मुझे सता करके दिखाओ. वही स्थिति अब पुनः हल्कू को तंग करने लगी है. वो पुनः क्या होता है, सुस्त हो जाता है ठंड के कारण, है ना. ऐसे भी लोग ठंडा में एकदम सुस्ती जैसा किए हुए रहते हैं. So the fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. सुस्त हो गया हल्कू. जबरा gave a loud whoop and ran toward the field. उसी वक्त क्या होता है, जबरा जोर जोर से आवाज देता है और खेत की तरफ दौड़ जाता है, चला जाता है. जबरा gave a loud whoop and ran toward the field. Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. जब जबड़ा आवाज देता है और खेत की तरफ दौड़ जाता है तो हल्कू को ये महसूस होता है, उसे प्रतीत होता है, उसे ये ज्ञात होता है कि कुछ जंगली जानवर जो हैं उनके खेतों में घुस आए हैं, चले आए हैं, है ना. हल्कू रियलाइज्ड, हल्कू को ऐसा लगा that कि this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. कुछ जंगली जानवर उसके खेतों में उसकी फसलों की ओर चले आए हैं. They might be नीलगाय. They might be नीलगाय. नीलगाय कैसा होता है, बहुत ही लंबा, उसके दो नुकीले नुकीले सिंग होते हैं, छोटी सी पूंछ होती है, बहुत ही तेज दौड़ती है. अगर जो उसका सामना हो जाए, आप अकेले में पड़ जाए, अगर जो सिंग से मार दे तो आपका अंग को भंग कर देगा. यानी कि उसके सिंग जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं. मैं अक्सर अपने खेतों में ऐसा देखा करता हूं और देखता हूं. सो हल्कू क्या कहता है, वे जरूर नीलगाय ही होंगे. दे माइट बी नीलगाय. ही डिस्टिंक्टली heard the noise of their moving around. वह स्पष्ट तौर से, वो साफ स्पष्टता से उसके चाल को, पदचाप को, उसके इधर उधर उसके खेत के इर्द गिर्द घूमने को वो सुन सकता था. He distinctly heard. हल्कू distinctly heard the noise of their moving around. उसे जो ऐसा लगा था कि वे नीलगाय हैं, उनके खेतों की तरफ आ चुके हैं और उनके चलन को, उनके पदचाप को, है ना, चलने की आवाज को हल्कू स्पष्ट तौर से सुन सकता था. और सुना. It seemed to him they must be grazing. He began to hear the sound of nibbling. हल्कू को ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम्ड टू हिम, हल्कू को ऐसा लगा, दे मस्ट बी ग्रेजिंग, वो जरूर अब मेरे फसल को खा रहा होगा, चल रहा होगा. एंड ही बिगैन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग. और वो क्या करता है, उसके कुतरने की आवाज को, उसके फसल को, जो ऐसा सोचा कि नीलगाय कुतर रही होगी, चल रही होगी, खा रही होगी, और उसे ऐसा प्रतीत होता है, अभी स्पष्ट तब वह खेत की तरफ गया नहीं है. गया क्यों नहीं है कि ठंड उसे सता रहा है, वो जाना चाहता है लेकिन जाता नहीं है कि फिर उसे ठंड लगेगी. तो उसे ये सारी बातें उसके मन में चल रही है ना, कि नीलगाय होंगे, वो मेरे फसलों को खा रही होगी. सो ये सारी बातें चल रही. इट सीम्ड टू हिम दैट दे मस्ट बी ग्रेजिंग. ही बिगैन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग. ही
thought, पुनः दूसरे तरफ वो ये भी सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, मेरा जबड़ा है, जबड़ा को रहते हुए कौन मेरे खेत में प्रवेश कर सकता है, घुस सकता है, वो तो ऐसे ही उन नील गाय को चीड़ फाड़ के एकदम अलग कर देगा, है ना, भगा देगा। सो ऐसा बात नहीं है। ही थॉट, वह सोचा, नो नहीं, विथ जबड़ा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, जबड़ा के रहते हुए हमारे खेत में कौन घुस सकता है, कौन आ सकता है ना। He would rip it to shreds, वह तो उनको चीर फाड़ के एकदम देगा, ताश मास कर उतार देगा। I must have been mistaken, मुझसे जरूर गलतफहमी हुई है। ये सभी बातें जो मेरे मन में चल रही थी ये बिल्कुल बेफालतू का है? ऐसा नहीं, जबड़ा के रहते ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हमारे खेत में आकर के जंगली जानवर हमारे फसलों को बर्बाद करे और कर सके। नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, ये सभी बातें उसके मस्तिष्क में चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो आवाज भी नहीं आता है, मैं बेकार में ये सभी सोच रहा था। सो नो देयर इज नो साउंड एट ऑल, हाउ कुड हैव बीन मिस्टेकन, आखिर मुझे गलतफहमी हो कैसे सकती है। एक तरफ लग रहा है कि नहीं, खेत में जंगली जानवर आ चुके हैं, वो मेरे फसलों को खा रहे हैं। दूसरी तरफ लग रहा है कि नहीं, मेरा तो जबड़ा है, जबड़ा के रहते हुए आखिर कौन आ सकता है, मुझे शायद गलतफहमी हुई है। और आखिर मुझे ये गलतफहमी हुई कैसे, है ना। इतनी तन्मयता के साथ जब हल्कू के मन में ये सारी विचारें उत्पन्न हो रही हैं, वो इन सभी बातों को सोच रहा है। अगले पल क्या होता है, ही शॉटेड, वो आवाज लगाता है ना, जबरा जबरा, वो अपने मित्रवत कुत्ता को, चूंकि जो हल जबड़ा खेत की ओर चला गया था, इन सभी चीजों को सोचते हुए, इन सभी विचारों को अपने मन में मंथन करते हुए, जबड़ा ये हल्कू अपने मित्रवत जबड़ा को आवाज लगाता है। He shouted, जबरा जबरा, जबरा bent on walking, जबरा जो है आवाज लगाते गया, वो भौंकते गया, है ना। And did not come to him, और अपने मालिक हल्कू के समीप जबरा आता नहीं है, नहीं आता है। Then again there was the sound of munching and crunching in the field, अब पुनः एक बार फिर जबरा जब नहीं आता है तो स्पष्टतः हल्कू को अपने खेतों में कुतरने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है, उसे पड़ जाती है। Then again there was the sound of munching and crunching in the field, उसके खेत में, हल्कू के खेत में बिल्कुल ही जैसा कि वो सोच रहा था कि हमारे खेत में जंगली जानवर नीलगाय आ चुके हैं, ये वास्तव में आ चुके थे और इसके फसलों को कुतर रहे थे, चबा रहे थे। He could not have been mistaken this time, और इस वक्त हल्कू को कोई गलतफहमी नहीं थी, उसके मन में कोई स्पष्ट ये तय हो चुका था कि नहीं, मेरे फसल को जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है और मैं उनके आवाज को स्पष्टतः सुन रहा हूं, सुन सकता हूं। It really hurt to think about getting up from where he was, और इस पल जबरा हल्कू जहां बैठा हुआ था वॉर्म एसेस के पास से, वहां से उठ करके जाना उसे बहुत ही दुखदायक महसूस हो रहा था। वो उठकर जाना नहीं चाहता था, है ना, कि हम चले जाएंगे फिर मुझे ठंड लगेगी। सो इट रियली हर्ट, ये बिल्कुल ही दुखदायक था, ये बहुत ही कष्टदायक था। टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज, वह जहां था वहां से उठ कर करके जाना बिल्कुल ही कष्टदायक था, ऐसा सोचना भी उसके लिए पीड़ादायक था। इट रियली हर्ट टू think about getting up from where he was. It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. It was so comfortable there
वो जहां हल्कू बैठा हुआ था वहां उसे बिल्कुल आरामदेह मालूम पड़ रहा था, क्योंकि पुनः अंधेरा वापिस आ चुका था, पुनः ठंडी हवा बह रही थी, राख जो है, आग जो है शांत हो चुके थे। तो वहां का माहौल तो थोड़ा वातावरण थोड़ा गर्म हुआ था और हल्कू जाना नहीं चाहता था। सो उसे उस वक्त एसएस के पास, राख के पास बैठे रहना उसे आरामदायक महसूस होता था। इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड इनटॉलरेबल, असहनीय प्रतीत होता था। क्या? दैट it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. वहां से उठ करके जाना, जानवरों को भगाना इन ठंड में हल्कू को बिल्कुल ही इनटॉलरेबल मालूम पड़ रहा था, असहनीय मालूम हो रहा था। एंड ही डिड नॉट स्टर, और हल्कू जो है वहीं पे रह जाता है, वो गतिहीन रहता है ना, कहने का मतलब वो जाता नहीं है, एकदम सोच विचार के साथ बेचारा मारिच मन में करहु विचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। लेकिन एक कहावत और भी है कि जान सलामत है तो जहान सलामत है ना। पहले आत्मा तभी परमात्मा, पहले हम सुरक्षित तब मेरे परिवार सुरक्षित और मेरा जहान सुरक्षित। वही ठीक हालात हल्कू के साथ है। बेचारा ऐसा होता है कि और कुछ पल व्यतीत होता है, उसे नींद आ जाता है, वो सो जाता है और ठंड के कारण बेचारा जबड़ा मित्रवत जो उसका है वो भी ठंड में उसका भी हड्डी पसली सीधा हो जाता है, टाइट हो जाता है, वो भी आकर के अपने वो शुगर केन लिप्स के नजदीक सो जाता है। जब बीबी आती है मुन्नी तब उसे ये सारे हालात पता चलते हैं। सो अगली कहानी हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट अगेन टुमारो।